इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। मुझे राजीव जैसा लगता है यहाँ पर पूरी स्थिति ये है कि आज नवीन जिंदल के साथ में कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आती है। यदि आप पिछला इतिहास उठाएं तो 4 लोकसभा सीटें जो हैं कांग्रेस ने जीती हैं, 4 ही इनेलो ने जीती हैं और इसके अलावा 1 सीट अदर्स ने जीती है। तो कमोबेश यहाँ पे लगातार बराबर का एक मुकाबला होता रहा है। अब जो स्थिति है यहाँ पर वो ये है कि नवीन जिंदल से कई कारण यहाँ पर मौजूद है जिसके कारण बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों में। चूंकि मैंने अभी बीते दिनों यहाँ पर दौरा भी किया था, तब मैंने देखा था लोग यहाँ पे ऑप्शन चाहते हैं कि नवीन जिंदल का हमें कोई स्ट्रांग ऑप्शन मिले और हम इसको कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर अपना प्रतिनिधि बनाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर नॉन जाट और ये सारे फैक्टर मौजूद हैं। तो इन हालात में कहीं ना कहीं हर आदमी को आज की डेट में भाजपा गठबंधन की तरफ निगाह जाती है, लेकिन यहाँ इनेलो चूंकि बहुत मजबूत स्थिति में है और चूंकि बहुत मजबूत स्थिति में है इनेलो, इसके 5 यहाँ से अपने विधायक हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहले भी आप उनके प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी वो कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में और यह जब प्रतीत हो रहा है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में इनेलो एक बड़ा रोल अदा कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में लोग यहाँ इनेलो को ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। नंबर 2 पे वो नवीन जिंदल को ले जा रहे हैं और नंबर 3 पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को वो ले जा रहे हैं। यानी आपके मुताबिक क्या नंबर 1 पर इंडियन नेशनल लोकदल है कुरुक्षेत्र में। अजय जी, हम अपने दर्शकों को यहाँ ये बता दें कि हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 9 हलके हैं, चूंकि हमारे प्रदेश में हर एक लोकसभा क्षेत्र में 9 हलके हैं, 9 हलकों का गणित भी साथ के साथ हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि 2009 में क्या तस्वीर विधानसभा क्षेत्रों में बनी थी। और आप ये देख सकते हैं 3 सीटें यहां कांग्रेस पार्टी के खाते में थी। विधानसभा के ये आंकड़े हैं। 5 सीटें जिसका जिक्र अभी अजय शुक्ला जी कर रहे थे वो यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। 1 सीट यहाँ निर्दलीय के पास है और हजका के पास यहाँ कोई सीट नहीं है, जो हम 0 फिगर आपको दिखा रहे हैं। अनुज जी, संक्षेप में कुरुक्षेत्र में क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? मैं शुक्ला जी की बात से सहमत होना चाहता हूँ। नवीन जिंदल 2 बार लगातार यहाँ जीतने के बाद इस बार यहाँ पिछड़ सकते हैं, मगर वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा शायद ना हो। देखिए, देश भर में जो 67 सीटें ऐसी हैं जहाँ एक ही परिवार के 2 लोग कभी सांसद चुने गए, उनमें से एक ये सीट है। नवीन तो खुद 2 बार जीते ही जीते हैं जी। उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल हबीबा टिकट पर यहाँ 1999 में जीते थे और उनकी विरासत को 2 बार संभाला उन्होंने। लेकिन इस बार जब कांग्रेस के खिलाफ माहौल हो जी तो थोड़ी तकलीफ उनको हो सकती है। बीजेपी उम्मीदवार वास्तव में पिछड़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि शुक्ला जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमति जताता हूं कि भाजपा के वोट जो है वो कांग्रेस को हराने के लिए जा रहे होंगे। तो इनेलो नंबर 1 पर इंडियन नेशनल लोकदल को रख रहे हैं? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि इनेलो वहां काफी मजबूत स्थिति में है। इसकी वजह यही कि वो 5 विधानसभा क्षेत्रों पर उनका कब्जा है, जिसका फायदा लोकसभा क्षेत्र में भी मिलेगा, इस चुनाव में भी मिलेगा। केवल उतना ही नहीं, जो माहौल जमीन पर नजर आ रहा है कुछ उसके आधार पर भी। जी मनमोहन जी, आप कुरुक्षेत्र में क्या स्थिति देख रहे हैं? सर देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि मिस्टर ओपी जिंदल के जीतने से पहले 2 बार यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल जीता था। कैलाश सैनी थी, वो जीती थी। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये आए और ये भी बात सच है कि वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो MLAs हैं वो ज़्यादा संख्या में है, तो इसलिए वो नंबर 1 पर आ सकता है। अच्छा, नंबर 2 जो इसका है नवीन जिंदल पर एक और भी है कि नवीन जिंदल कुछ घोटालों के उन पर आरोप है और इसलिए उनको मुश्किल हो सकती है। ये इन्होंने जो लोकदल का ये
आम आदमी पार्टी ने जिस महिला को मैदान में उतारा है जी, वो भी बेसिकली ही जो है नवीन जिंदल को नुकसान पहुंचा सकती है, और वो ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको भी करेगा, क्योंकि दोनों जो सैनी है तो सैनी वोट डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सर आपके मुताबिक पायदान क्या बन रहा है यहाँ पर? पायदान आप भी इनेलो को नंबर 1 पर ही रख रहे हैं? हाँ जी। नंबर 2 पर? नंबर 2 पर मेरा ख्याल है कि ये होगा क्या कहते हैं बीजेपी होगी। यहाँ नंबर 2 पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां नंबर 3 पर जा रही है आपके मुताबिक? हाँ। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। रोहतक सीट भी हिसार की तरह बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और यहां भी कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा खासकर दांव पर लगी हुई है। रोहतक से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव मैदान में है। बीजेपी हजका की टिकट पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपेंद्र हुड्डा, जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो से शमशेर खरकड़ा यहाँ चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी से नवीन जयहिंद यहाँ चुनाव मैदान में है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ मनोज यादव को मैदान में उतारा है। अनुज सर, आप रोहतक सीट पर क्या देख रहे हैं? क्या रोहतक में वाकई हुड्डा साहब की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है और यहां भी मुकाबला कांटे का है? क्योंकि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को कि रोहतक वो लोकसभा क्षेत्र है जिसकी 9 की 9 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। जी हाँ, केवल उस कारण नहीं बल्कि जो माहौल समझ में आ रहा है उसमें मुझे लगता है यदि कांग्रेस पूरे हरियाणा में एक लोकसभा सीट जीत रही होगी, ये पहली सीट होगी और शायद हो सकता है एकमात्र ही रह जाए। यानी यहां अभी भी दीपेंद्र हुड्डा सेफ जोन में है, मुझे लग रहा है ऐसा। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश धनखड़ कोई चुनौती उनके लिए नहीं बन पा रहे हैं? चुनौती होगी, जीत हार का मार्जिन घट जा रहा होगा, लेकिन जीतने में शायद उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही। यानी आप ये कह सकते हैं ये एकमात्र सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में सेफ जोन में है। जी बिल्कुल। ठीक है, मनमोहन जी। मैं इनसे सहमत हूं। देखिए धनखड़ की के लिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो सीट थी ये ट्रेडिशनली कैप्टन अभिमन्यु की थी, 4 बार वो यहां से इलेक्शन लड़े। ठीक। अब उनसे टिकट छीन के धनखड़ जी को दे दिया गया। ठीक। तो इसलिए जो लोकल बीजेपी है वो इसके बहुत खिलाफ है। जब इनको टिकट दिया गया तो प्रदर्शन भी हुआ। तो इसलिए जो बीजेपी के चांसेस थे या नमो का जो हवा थी वो यहाँ उतनी चलेगी नहीं। हालांकि इसीलिए झज्जर में उन्होंने भाषण दिया कि वो थोड़ा सा वातावरण को बदल पाए। अच्छा, जो इसका इंडियन नेशनल लोकदल का आदमी है वो बिल्कुल नया आदमी है, वो कभी पॉलिटिक्स में रहा नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि दीपेंद्र को बहुत ज्यादा कोई चैलेंज है। ठीक है, लेकिन मनमोहन जी सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि आप खुद जिक्र कर रहे हैं, झज्जर में बाकायदा आज रैली की, रैली में धनखड़ साहब का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि बहुत समाज सेवा की है, मेरे बड़े करीबी मित्र हैं। क्या इन सारी चीजों का फायदा ओम प्रकाश धनखड़ को मिलेगा? देखिए धनखड़ भी जो है वो जाट है। अच्छा, जाट वोट नेचुरली उसके साथ जाते वो जीत रहा हो। और यहाँ पर एक और फैक्टर, जो आम आदमी पार्टी ने जो आदमी खड़ा किया है वो ब्राह्मण है और इस क्षेत्र में 2 लाख ब्राह्मण वोट हैं जी। ये आप देखने की बात, यानी इस वजह से ये मुकाबला और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। अजय शुक्ला जी, रोहतक पर क्या स्थिति देख रहे हैं? हम सब जानते हैं कि 9 के 9 हल्के कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। आज मोदी साहब ने यहां रैली भी की है, दीपेंद्र हुड्डा खुद बीमार है, प्रचार की कमान मुख्यमंत्री हुड्डा के हाथ में है। क्या स्थिति सर रोहतक पर दिखाई दे रही है? देखिए राजीव, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हरियाणा सरकार पर जो हुड्डा पर लगातार एक आरोप लगता रहा है, यदि आप ध्यान करिए, कि सारा विकास रोहतक के इर्द गिर्द ही हुआ है। यही हर कोई यही आरोप लगाता रहा कि पूरा हरियाणा का समग्र विकास नहीं बल्कि सिर्फ रोहतक का विकास होता रहा है, यानी रोहतक संसदीय क्षेत्र में ही विकास सिमट के रह गया हो। यह बात जब जिस नेता के ऊपर बार बार आरोप लगता रहा हो तो कहीं ना कहीं वहां की जनता इस आरोप को सही साबित करने की कोशिश करेगी। एक ये सीधा सा फार्मूला है। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि आप 9 विधानसभा क्षेत्र में, मैं तो ये कहता हूं कि आगे आने वाले हो सकता है चुनाव में इनको 5 विधानसभा क्षेत्र ही मिले, वो अलग बात है।
लेकिन आज की स्थिति ये है, मोदी के आने के बाद में जो धनखड़ साहब का वोट का हारने या जीतने का परसेंटेज रहा होगा, वो परसेंटेज जरूर बदल गया है। लेकिन यह कह दीजिए कि दीपेंद्र हुड्डा हार जाएंगे, यह बात इसलिए नहीं समझ में आती है कि पिछला इलेक्शन उन्होंने पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा अंतर से जीता था। तो आप इन सब चीजों को यदि करते हैं, युवा चेहरे हैं, लगातार क्षेत्र में रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना लगातार रहा है, लोगों की समस्याएं रही हैं, और पूरे हरियाणा में शायद यही सीट होगी जहां पर जाति का भी फैक्टर बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण भी यदि गया है तो उसका भी काम हुड्डा साहब ने किया है, या बनिया गया है उसका भी उन्होंने काम किया है, पंजाबी गया है तो उसका भी काम किया है। तो कमोबेश हरियाणा में यही एक सीट है जहां पर इस बारे में भी आरोप नहीं लगाया। लेकिन अजय जी बहुत संक्षेप में, अजय जी बहुत संक्षेप में दो चीजें, पूरा बहुत संक्षेप में दो चीजें। मनमोहन जी ने कहा कि जाट जीत के साथ जाते हैं, और जीत इस वक्त प्रदेश में बीजेपी की दिखाई दे रही है। तो क्या रोहतक इस बार अपवाद न बने और रोहतक में भी जाट धनखड़ के साथ चले जाएं? क्या ये मुमकिन है? और जो बात आप कह रहे हैं उसके मुताबिक फिर क्या नरेंद्र मोदी की अपील बेकार हो जाएगी? नहीं, मैं देखिए आपसे फिर कह रहा हूं कि जैसा कि हमारे पूर्व साथी ने कहा कि जाट वोट जाता है, लेकिन सीट बाई सीट जाता है। इस सीट पर उन्हें लगता है दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे और वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाएगा, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, रही बात मोदी की अपील की, तो मैं यही कह रहा हूं कि मोदी की अपील का यह असर होगा, जो 5 लाख कुछ वोटों से जीते थे दीपेंद्र, इस बार हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीते, हो सकता है इससे भी कम हो जाए। तो कमोबेश, लेकिन जीत में मुझे संशय नजर नहीं आता है। जी, यानी आप भी यहां कांग्रेस पार्टी को सेफ जोन में रख रहे हैं, कम से कम प्रदेश में एक जगह। बिल्कुल बिल्कुल राजू, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनाव विश्लेषण में हमने आज 5 लोकसभा क्षेत्रों का विश्लेषण करने की कोशिश की कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन सा आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है। कल फिर से हम बाकी बची 5 लोकसभा सीटों का विश्लेषण लेकर हाजिर होंगे कि उन सीटों पर आंकड़े क्या बता रहे हैं, हवा किस तरफ बह रही है, कौन सी चीज किस प्रत्याशी के पक्ष में जा रही है और किसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, थोड़ी देर में हम फिर हाजिर हो रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।